नमस्कार, ये है देश की बात और मैं हूं नगमा। गणतंत्र दिवस की आप सबको बधाई। आज गणतंत्र दिवस के दिन सब लोग जश्न मना रहे हैं, लेकिन देश के कुछ हिस्से ऐसे भी हैं जहां पर नौकरी के लिए परेशान छात्र रेलवे की पटरियों पर विरोध प्रदर्शन कर गणतंत्र दिवस मना रहे हैं और पुलिस के बल का सामना भी कर रहे हैं। कहीं पर लाठियां बरस रही हैं, कहीं हवाई फायरिंग की गई है। पूरे बिहार में रेलवे की परीक्षा में हुई मनमानी के आरोप में छात्रों का विरोध जोरों पर है। बिहार में रेलवे भर्ती बोर्ड यानी आरआरबी की नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी एनटीपीसी परीक्षा परिणाम में कथित धांधली के विरोध में आज तीसरे दिन भी अभ्यर्थियों का विरोध प्रदर्शन जारी रहा है। एक एक करके आपको तस्वीरें दिखाते हैं अलग अलग जगहों की। सबसे पहले देखिए ये तस्वीर, ये बिहार के जहानाबाद की तस्वीर है। यहां पर भी रेलवे ट्रैक पर विरोध प्रदर्शन करते हुए छात्र और पुलिस बल उनके सामने। पुलिस बल के प्रयोग के बाद छात्रों को ट्रैक छोड़कर भागना पड़ा और यहां पर जहानाबाद में पुलिस ने हवाई फायरिंग भी की है। दूसरी तस्वीर ये गया की है। बिहार में गया की तस्वीर है जहां पर जोर शोर से प्रदर्शन चल रहा था और यहां पर एक ट्रेन के कोच में भी आग लगाई गई है छात्रों के ही द्वारा। डीडीयू रेल मंडल के गया जंक्शन पर बुधवार को करीमगंज यार्ड में खड़ी एमटी कोच में छात्रों ने आग लगा दी है और इसमें एक कोच जलकर राख हो गया है। तो ये गया की तस्वीर है जहां पर कोच को आग लगाई है। नौकरी के लिए परेशान छात्र जो हैं वो पटरियों पर हैं, विरोध प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं और परीक्षा रिजल्ट के विरोध में आंदोलन काफ़ी तेज हो गया है। कल आरा में भी बड़ी तादाद में जो छात्र हैं वो रेलवे ट्रैक पर जमा हुए और काफ़ी हंगामा हुआ। नवादा में भी उन्होंने रोड़े चलाए हैं, पत्थर चलाए हैं। आरा में जब हालात बिगड़ने लगे तो पुलिस को यहां भी बल प्रयोग करना पड़ा है। पुलिस ने आरा में प्रदर्शनकारियों को भगाने के लिए अपनी तरफ से कार्रवाई भी की है। तो ये बिहार के अलग अलग जगह की तस्वीरें हैं। नालंदा की तस्वीर, जहानाबाद की तस्वीर है, गया की तस्वीर है, आरा की तस्वीर है और इसके अलावा हम आपको और भी तस्वीरें दिखा रहे हैं। बिहार से निकलकर उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में यानी कि प्रयागराज में भी विरोध प्रदर्शन हुए हैं। रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा 15 जनवरी को जारी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी के रिजल्ट को लेकर प्रयागराज में छात्रों ने प्रदर्शन किया। विरोध कर रहे छात्रों ने प्रयाग रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक जाम कर दिया। सूचना जब पहुंची तो पुलिस ने छात्राओं पर लाठियां चलाई और उन्हें वहां से खदेड़ा। इसके बाद पुलिस ने बघाड़ा के तमाम लॉज और हॉस्टल में घुसकर छात्रों पर जमकर लाठियां बरसाईं। पुलिस प्रशासन को इस कार्रवाई का वीडियो समाजवादी पार्टी और प्रियंका गांधी ने ट्वीट करते हुए जमकर इसकी आलोचना की और पुलिस की कार्यशैली पर कई सवाल खड़े किए हैं। परेशान जो परीक्षार्थी हैं उनके आंदोलन के बाद से अब रेलवे ने अपनी परीक्षा पर रोक लगाई है। कमेटी गठित की है जो अपनी सिफारिश 4 मार्च तक सौंपेगी। रेलवे के नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी यानी एनटीपीसी और लेवल 1 ग्रुप डी की परीक्षाओं को फिलहाल स्थगित किया गया है। देखिए पहले ये रिपोर्ट। एकदम सीरियसली आपके सारे पॉइंट्स को लेंगे। मेरा निवेदन है कि कोई भी छात्र कानून को हाथ में न ले और जो कमिटी बनाई है और हर एक आरआरबी के चेयरमैन को बोला गया है कि आप जहां पर भी जो भी अपने कंसर्न्स आपके सामने फॉर्मली इनफॉर्मली रखना चाहे आप उनकी बात सुनिए कि आप प्लीज अपनी ग्रीवेंसेस को, अपने पॉइंट को, अपने कंसर्न को, अपने विषय को, अपने मुद्दे को फॉर्मली रखिए। हम इसको एकदम संवेदनशीलता के साथ टैकल करेंगे। जगह जगह प्रदर्शन होते रहे, रिजल्ट में धांधली के आरोप लगते रहे, पटरियों तक पर प्रदर्शन किया गया। अब रेलवे बैकफुट पर है। नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज और लेवल 1 ग्रुप डी की परीक्षा पर रोक लगा दी है। रेलवे ने आरआरबी एग्जामिनेशन के रिजल्ट को ध्यान में रख करके एक 5 सदस्यीय हाई पावर कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी में अपने सुझाव जितने भी हमारे विद्यार्थी हैं वह 16 फरवरी 2022 तक दे सकते हैं। इसके लिए वे आरआरबी कमेटी
railnet.gov.in पे ईमेल कर सकते हैं। इसके साथ ही जितने भी हमारे आरआरबी के चेयरमैन हैं उनको भी निर्देशित किया गया है कि वे अपने चैनल के माध्यम से भी छात्रों के जो सुझाव हैं और जो ग्रीवेंसेस हैं उसको एकत्र करें। यह कमेटी 16 फरवरी 2022 के बाद छात्रों से प्राप्त सुझावों पर विचार करेगी और 4 मार्च 2022 तक अपना रिपोर्ट सबमिट कर देगी। रेलवे की नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज के लेवल 6 के लिए करीब 1.25 करोड़ लोगों ने आवेदन किया और 60 लाख के आसपास परीक्षा में शामिल हुए। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1 का जब परिणाम आया तो परीक्षार्थियों ने आरोप लगाया कि रेलवे ने 20 गुना नाम घोषित करने की बात की थी, लेकिन 3,84,000 परीक्षार्थियों के नाम पर करीब 7 लाख उम्मीदवार चयनित किए गए। इससे कई लोगों के नाम अलग अलग पोस्ट में आ गए, यानी एक ही उम्मीदवार 2 या 2 से ज्यादा जगह चुन लिया गया। लिहाजा कट ऑफ काफी ऊपर चला गया और अच्छे अंक लाने वाले भी CBT 1 के रिजल्ट में जगह नहीं बना पाए। वहीं 10वीं पास करने वालों के लेवल 1 की परीक्षा में रेलवे ने कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के पहले से घोषित एक चरण को अचानक 2 चरणों में बदल दिया। इस पर भी विरोध होने लगे। हालांकि इस परीक्षा का पहला चरण ही होना था जो टाल दिया गया। पहले रेलवे ने इन परीक्षार्थियों को चेतावनी दी, फिर बाद में खुद ही चेते। इन बेरोजगार छात्रों के सामने करो या मरो जैसी स्थिति थी। वो एकजुट थे, आंदोलन उबाल पर था, वो न रुक रहे थे न झुक रहे थे। लिहाजा उनकी मांगों के आगे रेलवे को झुकना पड़ा। नई दिल्ली से परिमल कुमार, NDTV इंडिया। और हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी मनीष कुमार। मनीष, जो तस्वीर नजर आ रही है बिहार से, छात्र परेशान हैं, जगह जगह मजबूर छात्र जो हैं वो विरोध प्रदर्शन में लगे हुए हैं। कई जगहों से आगजनी की तस्वीर आई है, पथराव की तस्वीर आ रही है सामने, लेकिन अब जब लग रहा है कि रेलवे बैकफुट पर है, तब क्या रुख नजर आ रहा है वहां पे छात्रों का? देखिए, आज रेलवे के द्वारा कल रात में जब इलाहाबाद में जो लाठीचार्ज हुआ है उसका वीडियो वायरल हुआ है, और चूंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं तो कहीं ना कहीं केंद्र में बैठे लोगों को इस बात का अंदाजा और अंदेशा हो गया कि अगर उन्होंने कुछ डैमेज कंट्रोल जल्द से जल्द नहीं किया तो ये आंदोलन और अधिक बढ़ सकता है। इसलिए सुबह में अखबारों में पहले विज्ञापन आया जिसमें रेलवे ने माना कि बहुत सारे विद्यार्थी हैं जिनको जो है उनका 1 से अधिक पोस्ट पे हुआ है। जैसा कि परिमल की रिपोर्ट में भी था कि 7,05,000 का रिजल्ट भले ही रेलवे ने दिया हो और रेलवे दावा कर रही हो कि 35,000 वैकेंसी के अगेंस्ट जो है 20 गुना उन्होंने रिजल्ट दिया है, लेकिन एक्चुअल रिजल्ट जो है 3,84,000 का ही आया है। और छात्रों ने इसे एक बड़ा मुद्दा बनाया। उनका कहना है कि अगर एक पोस्ट के अगेंस्ट में अगर एक स्टूडेंट का चयन होता तो हो सकता है कि 7 लाख जो है जेन्युइन स्टूडेंट्स आ सकते थे। लेकिन आज रेलवे मंत्री ने भी अपील की है, उन्होंने कई सारी बातें मानी भी है। उन्होंने कहा है कि कमेटी का गठन कर लिया गया है, लेकिन उसके बावजूद बिहार के कई सारे शहरों में जैसे जहानाबाद, गया, समस्तीपुर, इन सारी जगहों पर आज भी विरोध प्रदर्शन हुआ है। तो अब देखना यह है कि आज की रात या कल सुबह तक छात्रों का केंद्र सरकार का जो ऑफर है, उनके द्वारा जो घोषणा की गई है, उस पर क्या रुख रहता है और क्या वो अब उनका आंदोलन जो है वो उसको विराम देते हैं, या इसी तरीके से जो एक तरह से आप कह सकते हैं स्वतःस्फूर्त स्पॉन्टेनियस जो आंदोलन फैलता गया है पिछले 48 घंटे के दौरान। अभी भी नगमा हम पटना के राजेंद्र नगर स्टेशन में है, अगर आपको याद हो तो यहीं से ये पूरा आंदोलन शुरू हुआ था। यहीं पर करीब 8 घंटे तक पूरे पटना हावड़ा रेलवे लाइन को जाम किया गया था। बाद में लाठीचार्ज और यहाँ टियर गैस के गोले भी छोड़ने पड़े थे। उसके बाद यह आंदोलन जो है कल के दिन में पूरे राज्य में फैला और आज भी वो जारी रहा है। तो अब देखना यह होगा कि कल का दिन क्या होगा, क्योंकि इस आंदोलन का कोई नेता नहीं है जिससे बातचीत कर आप इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि उनका क्या आखिर आधिकारिक रिस्पॉन्स रहा है। जी मनीष, आप कह रहे हैं कि ये जो आंदोलन है ये बिल्कुल स्पॉन्टेनियस तरीके से शुरू हुआ और उसी तरह से ये फैलता गया है, तो अब तक इस आंदोलन के कोई भी लीडर उभर कर नहीं आए हैं। ये एक तरह से तमाम बिहार के, लेकिन कई जगहों पे, कई जिलों में ये आंदोलन फैलता चला गया है। बहुत बड़ी तादाद में छात्र इससे जाहिर सी बात है कि अफेक्टेड हैं, इसलिए ये आंदोलन इस स्तर पर दिख रहा है और जो स्वचालित आंदोलन है एक तरह से। नहीं नगमा, अगर ये पूरा आंदोलन स्वतःस्फूर्त है, स्पॉन्टेनियस है, तो उसके भी कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण यह है कि अगर आप देखेंगे जो आंदोलनकारी छात्र हैं उनका अगर आप एज ग्रुप देखेंगे तो वो 25 साल के ऊपर के हैं।
और इन छात्रों का रोष यह है कि ये जो अभी जो जिसका परिणाम आया है वो ये भी पूरी एग्जामिनेशन जो प्रोसेस है वो 2019 से चालू है और ये 3 साल लगे हैं रिजल्ट आने में, जो भी एग्जाम कंडक्ट किया गया। तो उनका जो भरोसा है सरकार के ऊपर, और उन्हें लग रहा है कि कहीं ना कहीं अभी भी मामले को जो है अधर में लटकाने की कोशिश हो रही है। और आपको मालूम है कि बिहार और खासकर पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंदर बैंकिंग के लिए और रेलवे के एग्जाम के लिए काफ़ी लोग जो हैं 20 साल जब वो ग्रेजुएशन करते रहते हैं तब से वो तैयारी करते हैं, लेकिन पिछले कई सालों के दौरान जो नॉर्मल वैकेंसीज बैंकों में आनी चाहिए या रेलवे में आती थी वो आनी कम हो गई है। और जो पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस भी है वो इतना लंबा खींच रहा है कि छात्रों का पेशेंस जवाब दे रहा है। आज हम कई सारे छात्रों से भी मिले जिनकी उम्र 30 साल है, किसी की 29 साल है, 28 साल है। उनको लगता है कि अगले कुछ वर्षों के अंदर तो उनके पास एग्जामिनेशन में अपीयर होने का भी वो क्वालिफिकेशन जो है या उनकी उम्र नहीं रह जाएगी और वो जीवन भर बेरोजगार या कोई अपना रोजगार करने के लिए मजबूर होंगे। तो पूरी व्यवस्था के ऊपर जो है उनका विश्वास जो है वो कम होता जा रहा है और उनके अंदर की परेशानी है कि उनको कहीं से ये भरोसा नहीं हो रहा है कि आखिरकार रिक्रूटमेंट होगा, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि जो रेलवे और बैंक जो है 6 महीने में, 8 महीने में, साल भर में पूरी नियुक्ति की प्रक्रिया को कंप्लीट करता था, वहां पर अब 2 साल से अधिक, 3 साल से भी अधिक लग रहे हैं। वैसे में उनको लग रहा है कि उनका भविष्य अधर में लटका हुआ है और यही कारण है कि छात्र जो हैं वो किसी की बात नहीं सुन रहे हैं। स्वतः स्फूर्त जो है आप देख रहे हैं कि पूरे राज्य में जो है बिना किसी लीडरशिप के, बिना किसी बैनर के अभाव में भी सब लोग जो हैं स्पॉन्टेनियस जो है आंदोलन के लिए रेलवे ट्रैक पर सुबह से जुट जाते हैं। नगमा जी, धन्यवाद आपका मनीष। बिहार के कई जिलों में और अब कुछ बिहार से बाहर भी लगातार ये हंगामा और ये विरोध प्रदर्शन, नौकरियों के लिए छात्रों का विरोध प्रदर्शन जो है वो फैला हुआ है। और इस वक्त हम एक ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद इस बार क्यों वो बात नहीं है उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में। चुनाव में रंग बहुत महत्वपूर्ण होता है और चुनाव में रंग आता है बैनर से, स्टिकर से, झंडों से। लेकिन इस बार कोरोना की वजह से चुनाव आयोग ने रैलियों और रोड शो पर बैन करके चुनावी रंग फीका कर दिया है। चुनावी सामग्री बेचने वालों का धंधा मंदा है। देखिए हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला की लखनऊ से ये रिपोर्ट। चुनावी मैदान में भले ही योगी और अखिलेश यादव एक दूसरे से नाराज नजर आते हों, लेकिन यहां दोनों साथ साथ मुस्कुराते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस भले ही मायावती को बीजेपी की बी टीम बता रही हो, लेकिन यहां बीएसपी का हाथी और कांग्रेस का हाथ साथ है। राहुल और इनका परिवार पिछले 30 साल से लखनऊ में विधानसभा के पास चुनावी सामग्री की दुकान चला रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग के रैलियों पर बैन लगा देने के कारण इनकी दुकान पर सन्नाटा है। हम लोग 5 साल पूरा आस लगा के बैठे होते हैं कि चुनाव आएगा, चुनाव में अच्छा मतलब कि बिजनेस होगा, लेकिन इस बार वैसा कुछ नहीं है। वर्चुअल हो जाने की वजह से, कोरोना की वजह से खास करके जो झंडे के विक्रेता हैं उन पर बहुत बड़ा असर पड़ा है। चुनाव के टाइम हम लोग का जो मटेरियल होता था बीच आधे रोड तक पूरा फैला होता था बिक्री की वजह से। कस्टमर का इतना लाइन लगा होता था कि कहीं कोई खड़ा होने का 1 मिनट का फुर्सत नहीं मिलता था, लेकिन इस बार वैसा कुछ नहीं है। भले ही रैली रोड शो बैन हो गए हों, लेकिन इसकी भी तरकीब निकाल ली गई है। नारा 2 गज दूरी और मास्क है जरूरी का है, तो यहां मोदी मास्क, योगी मास्क और अखिलेश मास्क तैयार है। एक भाई साहब बीजेपी का मास्क लगाकर घूमते भी नजर आ गए। भले ही भीम आर्मी का समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन ना हो सका हो, पर यहां चंद्रशेखर का मफलर सपा के मफलर के साथ झूलता नजर आ रहा है।
ओवैसी को वोट के खेल में भले ही चुनावी जानकार पीछे मान रहे हों, पर यहां ओवैसी के झंडों की अच्छी मांग है। भैया ठंडी का मौसम है तो थोड़ा मफलर ज्यादा बिक रहा है। बीजेपी का मफलर बिक रहा है। कहाँ दिखाइए, कहाँ पर है मफलर? ऐसा ही है, ये वाला मफलर जो है। और समाजवादी पार्टी वाले क्या मांगते हैं? समाजवादी का लाल टोपी। ये लाल टोपी। यूपी में इस बार ओवैसी साहब का भी क्रेज बहुत अच्छा है। चौथे नंबर पे बस यही MIM ही है। अच्छा, भाजपा, सपा, बसपा, उसके बाद चौथे नंबर पे MIM का मटेरियल वगैरह हमारे यहाँ से ज़्यादा। इस दुकान का नाम ही सस्ता बैनर भंडार है, पर यहाँ भी सन्नाटा पसरा है। सारी लड़ाई उत्तर प्रदेश की मुकुट की चल रही है। देखिए यहाँ पर सपा का मुकुट भी पैक रखे हुए हैं और यहाँ पर भाजपा के मुकुट भी पैक रखे हुए हैं। तो हकीकत यही है कि भले ही अब सारी जो लड़ाई ज़मीन पर थी, अब वो सोशल मीडिया और मीडिया पे शिफ्ट हो गई है। नुकसान इस उद्योग से जुड़े लोगों को हो रहा है। इनको उम्मीद है कि शायद इलेक्शन कमीशन धीरे धीरे ढील देगा तो तीसरे, चौथे, पांचवें चरण में जाकर के इनकी बिक्री बढ़ेगी। सहयोगी विनीत के साथ लखनऊ में सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया। और एक ब्रेक के बाद जिनके घर धूमधाम से खाना खाकर आते हैं नेता, उनकी फिक्र क्यों नहीं करते हैं फिर? मध्य प्रदेश के सागर में अनुसूचित जाति के दूल्हे की बारात पुलिस के पहरे में निकली। हंगामा दूल्हे के घोड़ी चढ़ने पर था। पुलिस की मौजूदगी में बारात तो निकल गई, लेकिन रात में गांव में वर्चस्व रखने वाले लोधी समाज के लोगों ने दूल्हे के घर और आसपास के घरों पर पथराव कर दिया। बाहर रखी गाड़ियों के कांच फोड़ दिए, जिसके बाद गांव में पुलिस की तैनाती हुई। 20 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। संसद में जो आंकड़े पेश किए गए हैं वो बताते हैं कि दलितों के प्रति अत्याचार के मामले में मध्य प्रदेश देश में चौथे नंबर पर है, जबकि आदिवासियों के प्रति अत्याचार के मामले में पहले नंबर पर। खाना क्या क्या बनाया था आपने? खाना बाजरे की रोटी, चने की भाजी, हल्दी की सब्जी, पनीर की सब्जी, पूड़ी और ज्वार की रोटी और बिर्रे की रोटी। चुनाव और चुनाव से पहले आजकल अनुसूचित जाति जनजाति के घर नेताजी आते हैं, भोजन जीमते हैं, तस्वीरें खिंचती हैं, वो चले जाते हैं। बूथ विस्तारक कार्यक्रम में मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष VD शर्मा पिपरिया में कापरखेड़ा गांव पहुंचे। भगत सिंह अहिरवार के घर खाना खाया। ये और बात है कि खाना जियाराम बिश्नोई ने बनाया था। खैर, नेताजी भोजन तो करते हैं, लेकिन उसी मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति के लोग घोड़ी चढ़कर आए, अपने घर में शादी के जश्न में खाना खाएं, ये कई लोगों को बर्दाश्त नहीं। सागर के गनियारी गांव में अहिरवार जाति का दूल्हा पुलिस की मौजूदगी में घोड़ी पर तो चढ़ गया, लेकिन गांव में दबंग लोधियों को ये नागवार था। शाम को बारात गांव से चली गई तो उनके घर पर पथराव, गाड़ियों में तोड़फोड़ हो गई। तत्काल पुलिस वहां पर पहुंच गई थी और पूरे गांव के अंदर जो भी उसको वहां के शब्दों में रीच कहती हो, बिन्नायकी कहते हो या जो भी कहते होंगे, उस परंपरा के तहत उसे घुमाया गया। लेकिन बारात चली जाने के बाद घर पे जो माता बहन थी या उनके बच्चे थे, उस दरमियान रात को कुछ युवकों ने पथराव जैसा किया, जिसकी रिपोर्ट आने पर उनके लोगों के द्वारा जो रिपोर्ट डाली गई उसके तहत 6 लोगों को तत्काल गिरफ्तार भी कर लिया गया है। अगले दिन केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल भी गांव पहुंचे, लोगों को न्याय दिलाने का वायदा किया। भीम आर्मी के कार्यकर्ता पहुंचे, नारे लगाए, स्थानीय विधायक के खिलाफ गुस्से का इजहार किया। बंडा विधायक तरवर सिंह के भतीजे लोगों का यहाँ संरक्षण हुआ है। कल बंडा में विधायक का तरवर सिंह लोधी का पुतला दहन होगा। तो वंचितों के घर में खाना खाने और गुंडों के उन्हें घोड़ी नहीं चढ़ने देने की घटनाओं के बीच सरकारी आंकड़े हैं जो कहते हैं कि 2018 से 2020 के बीच दलितों के खिलाफ अपराध के 1,38,045 मामले दर्ज हुए, जिसमें यूपी, बिहार, राजस्थान के बाद 16,952 मामलों के साथ मध्य प्रदेश चौथे नंबर पर रहा। 2020 में आदिवासियों के उत्पीड़न में 20% मामले बढ़े। 2,401 मामलों के साथ मध्य प्रदेश पहले नंबर पर रहा।
माननीयों के लिए तस्वीरें दो तरह की होती हैं, दिखाने की और छिपाने की ओर। अनुसूचित जाति जनजाति के घर में खाना खाने की तस्वीरें तो सामाजिक बराबरी और प्रगतिशीलता के नाम पर वो दिखाना चाहते हैं, लेकिन उन पर हमलों की खबरें छिपाना चाहते हैं। बावजूद इसके शोषितों वंचितों पर हमलों के जो आंकड़े आते हैं, उससे जो तस्वीर बनती है वो भयावह होती है। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान, होशंगाबाद से संजय दुबे और सागर से राकेश तिवारी के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। और एक ब्रेक ले रहे हैं देश की बात में। ब्रेक के बाद राजपथ पर गणतंत्र दिवस समारोह। देश में गणतंत्र दिवस समारोह धूमधाम से मनाया गया। दिल्ली के राजपथ पर देश की सैन्य क्षमता के अलावा संस्कृति और विविधता की झलक भी मिली। 1971 के भारत पाक युद्ध के हथियार दिखाई दिए और पहली बार वायुसेना के 75 विमानों ने अपनी ताकत दिखाई। 73वां गणतंत्र दिवस समारोह। राष्ट्रपति ने तिरंगा फहराया। सेना ने अपने सुप्रीम कमांडर को 21 तोपों की सलामी दी। शांति काल के सर्वोच्च सैनिक सम्मान अशोक चक्र से जम्मू कश्मीर के पुलिस सहायक उप निरीक्षक बाबूराम को मरणोपरांत सम्मानित किया गया। वो श्रीनगर में पिछले साल आतंकियों से लड़ते हुए शहीद हो गए। अपने साथी को बचाया और 3 आतंकियों को मार गिराया। अब बारी सेना की आन बान शान की थी। कदम ताल करते सेना के जवान नजर आए। राजपूत रेजिमेंट के जवान 1950 की सेना की वर्दी में दिखे। हाथ में उस जमाने के हथियार 303 भी नजर आए। तो 1971 की जंग में पाक के खिलाफ इस्तेमाल किए गए सेंचुरियन टैंक भी दिखे। तीसरी पीढ़ी का अर्जुन टैंक भी राजपथ पर गरजता दिखा और उसका साथ देने आया धनुष तोप। सीमा पार आतंकियों के कैंप पर हमला करने वाले पैरा कमांडो के जवान सेना के नए कॉम्बैट यूनिफॉर्म में अलग रंग में दिखे। देश को नई नई ऊंचाइयों पे देखकर मानो देश से एक और बार प्यार हो गया। काफी हर्षोल्लास से भरा हुआ दिन था। कोविड का असर परेड पर साफ दिखा। परेड में 6000 लोगों को ही आने दिया गया। वायुसेना की झांकी में रफाल की पहली महिला पायलट फ्लाइंग लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह भी दिखी। राफेल आया इस बार, तो वो तो बहुत ही ज्यादा अच्छा था और जितने भी एयर स्टंट दिखाए हैं वो तो बहुत ज्यादा अच्छे थे। उत्तर प्रदेश की झांकी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर दिखा तो केंद्रीय लोक निर्माण विभाग की झांकी में सुभाष चंद्र बोस नजर आए। बीएसएफ की ऑल वुमेन सीमा भवानी और आईटीबीपी के जाबाजों ने मोटरसाइकिल पर हैरत अंगेज करतब दिखाए। परेड में लोगों की आंखें तब टिकी की टिकी रह गईं जब एक साथ 5 रफाल विमानों ने उड़ान भरी। देश की आजादी के 75वें साल की याद दिलाते हुए 17 जगुआर लड़ाकू विमानों ने 75 के आकार में फ्लाई पास्ट की। राजपथ पर पहली बार वायुसेना के 75 विमानों ने अपनी ताकत दिखाई। राजपथ पर आज देश की शक्ति, तकनीकी कौशल और संस्कृति की झलक देखने को मिली, जहां एक और भारतीय सेनाओं ने अपने अत्याधुनिक हथियारों का प्रदर्शन किया, वहीं दूसरी ओर देश की संस्कृति और तरक्की से भी रूबरू होने का मौका मिला। सही मायने में यही तो है असल हिंदुस्तान। नई दिल्ली में राजपथ से कैमरामैन अशोक माले के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया।